नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कांसेप्ट। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैं कैश में ट्रेडिंग कर सकता हूं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकता हूं। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। अभी मैं बात करूंगा कि अगर कई लोगों को जो स्टॉक में डायरेक्टली ट्रेड करना है, मतलब कैश में अगर ट्रेड करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूँ इक्विटी की, जब मैं बात करता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको एक ट्रेड लेना है जो कि काफ़ी दिनों तक आपको उसको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है? तो किस तरीके से आप टूल को यूज़ करेंगे, किस तरीके से एक व्यू रखेंगे, मैं उस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलराइट। तो देखिए, जब भी बात होती है स्टॉक को कुछ दिनों तक के लिए होल्ड करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और जहाँ पर मैं देखूँगा कि किस तरीके से मैं उन फैक्टर्स को कंसिडर करूँगा। ऑलराइट। तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके उसके साथ जो डेटा है उसको अलाइन करके किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रा मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। ऑलराइट। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कैश में, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड करना है, क्योंकि कई लोगों को मैं कहूँगा कि उनके पास टाइम जो है काफ़ी कम होता है। ठीक है, मतलब ये कि उनके पास स्क्रीन टाइम नहीं होता है और कई लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि वो डेरिवेटिव्स में इंट्राडे कर सकें या फिर कोई ऐसा पोजीशन ट्रेडिंग कर सके जो 2 से 3 दिन के लिए होल्ड करें। ठीक है, लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को वो कैश में बाय करेंगे। राइट, उनके पास फंड काफ़ी अच्छा होता है, कैश में बाय करेंगे और उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। अभी जब मैं कुछ दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट गोज टू लाइक 10-15, कभी कभी वो 1 मंथ भी जाता है। ठीक है, कभी कभी वो आप देखोगे 2-3 मंथ्स भी जाता है। ठीक है, तो ये जब मुझे इस तरीके का अगर मुझे ट्रेड चाहिए तो मैं उसमें क्या क्या देखूंगा, मैं उस बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्या क्या मुझे देखना है एंड उसके हिसाब से कैसे ट्रेड लिया जाएगा, मुझे वो एक सिनेरियो बनाना है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं कि किस क्या क्या उसमें सिनेरियो मुझे देखना है। पहले मैं बात करूंगा कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग जो भी मैं कर रहा हूँ इसके क्या क्या फायदे होंगे और इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, मैं उस बारे में बात करूंगा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैंने बाई किया तो कुछ दिनों के लिए होल्ड करता हूँ, तो मुझे स्क्रीन टाइम, यानी कि मुझे जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी कम रहता है। ठीक है, काफ़ी कम रहता है। इसमें मैं हफ्ता भर या महीने में एक बार मैं इसको एनालाइज करूंगा, मैं पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर हफ्ते भर में अगर मैं हर एक हफ्ते अगर मैं उसको एनालाइज करता हूँ या फिर डे को भी एनालाइज करता हूँ तो भी मुझे कम कम ही ट्रेड मिलेगा, लेकिन अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो स्क्रीन टाइम मेरे सामने कम हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोगों के पास स्क्रीन टाइम नहीं होता है, बिकॉज उनके पास अदर इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। दूसरा, एक स्ट्रेस लेवल भी इसमें कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक जो है ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि स्टॉक जो है उसको मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो अगर ये आज ऊपर नहीं गया तो ये कल ऊपर जा सकता है या फिर 2-3 हफ्ते पर ऊपर जा सकता है, तब मैं वहाँ पर एग्जिट करूंगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के उसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लोगों का माइंडसेट ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल आपके पास कम होता है, तो यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो स्टॉक का मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा मिल सकता है, बिग प्रॉफिट। ठीक है, एक ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये सारा इसका मतलब मैं कहूँगा बेनिफिट्स है, जो इसका सारा फ़ायदा है। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ कि स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इवेंट्स। ठीक है, तो अगर बीच में कुछ इवेंट्स होते हैं तो आप देखोगे कि जो स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहा होगा तो वहाँ पर काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। ठीक है, एक ये बात होती है। तो इवेंट्स पे हमें खास करके ध्यान रखना है। राइट, तो इवेंट्स को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना होता है, इवेंट्स को ध्यान में रख के। अब इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखिए कि इवेंट्स नेशनल इवेंट्स हो सकता है, जैसे उसमें इलेक्शंस हो गए। ठीक है, जो बजट सेशन आता है वो हो गया, या फिर पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, कोई फाइनेंशियल बिल आता है। ठीक है, कोई लॉ पास होता है रिगार्डिंग, मैं कहूँगा कि लैंड एग्रीमेंट होता है, या फिर मैं कहूँगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ये काफ़ी लॉ यहाँ पर लाती है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग लीगल प्रोसीजर्स। तो इन सब को भी नज़र रखना पड़ता है कि इनका क्या असर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट को ड्रास्टिकली असर करती है।
ओके, तो ये चीज़ को नज़र में रख के मुझे ट्रेड करना होता है। दूसरा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मैं कहूँगा कि हमेशा नहीं मिलती है। रीज़न ये है, रीज़न यहाँ पर ये है कि जब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कैश में बाय कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे बाय करना है, मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखनी, बिकॉज सेल यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, मतलब आप कैश में सेल करके उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी स्टॉक को कैश में उसको सेल किया है तो उसी दिन हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ पर पेनल्टी काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ पर आप कैश में इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारी यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी और ये इवेंट्स इसके बारे में डिस्कस किया। अभी इसको कैसे देखना वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट, इसको कैसे टैकल करेंगे, ऑलराइट, ये भी हम देखेंगे। अभी ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और बड़ी मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम, एक बड़ी दुविधा यहाँ पर ये आती है कि स्टॉक्स आप देखोगे निफ्टी में हज़ारों स्टॉक है, ठीक है, बीएससी में भी हज़ारों स्टॉक है, तो मुझे उनमें से कौन सा पिकअप करना है मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं उन स्टॉक को ज़्यादा पिकअप करूँगा जो डेरिवेटिव्स में आते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स डेटा देखकर अगर मैं उनको कैश में बाय करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, राइट। तो जो डेरिवेटिव डेटा है, जैसे यहाँ पर निफ्टी निफ्टी 50 की मैं बात करूँ, निफ्टी 50 या 100 की बात करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि 200 डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं, मैं इनमें से पिकअप कर सकता हूँ, बिकॉज इनमें मैं फंडामेंटली भी जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करूँ कि फंडामेंटली भी मैं इनको देख सकता हूँ, फंडामेंटल्स चेक कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पर डेटा को दोनों को देख सकता हूँ, तो दोनों को मैं अलाइन कर सकता हूँ। अभी फंडामेंटल्स में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो फंडामेंटल्स में अवॉइड करता हूँ। यहाँ पर मैं डेटा को देख रहा हूँ, राइट, तो डेटा मुझे मिल जाएगा। अगर कई लोग देखिए फंडामेंटल्स आप देखने जाओगे तो काफ़ी टीडियस होता है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और अलग अलग पहलू होते हैं, तो उसको थोड़ा एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए डेटा यहाँ पर आसान हो जाता है, तो डेरिवेटिव डेटा आपको अवेलेबल होता है, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आपको पूरे तरीके से अवेलेबल है। तो डेटा रीड करना भी आसान होता है, उसको समझना भी आसान होता है, तो आप इसको यूज करके ये 200 जो स्टॉक हैं इनमें स्टॉक को पिकअप कर सकते हो कि इन स्टॉक में ट्रेड लिया जाए, राइट। तो ये स्टॉक को पिकअप करके आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी जो इलेक्शंस की बात हो रही, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो सारे इलेक्शंस हैं उनको कैसे कर सकते हो, ठीक है। इलेक्शंस आप देखिए जैसे एग्जिट पोल सब होते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि जो करंट गवर्नमेंट है कैसा है, उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। अभी इस सब चीज़ में मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन आपको खास करके ध्यान रखना है कि कोई लॉ जो पास हो रहा है, ठीक है, लॉ पास हो रहा है, ऑब्वियसली आपको अलग अलग वेबसाइट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लॉ बिल रिगार्डिंग ये सब जो भी आता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आई एम सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से आपको एग्जिट कर लेने में भलाई है, ठीक है। इट्स रादर टू बुक लाइक स्मॉल प्रॉफिट रादर देन टू लूज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, आप एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, एक यही चीज़ है। दूसरा, इलेक्शंस आने से पहले, ठीक है, आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको लगता है इलेक्शन फेवरेबल है तो आप उसमें उसको होल्ड भी कर सकते हो। फिर आता है आपका बजट, बजट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बजट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बजट के दिन आप उसको एनालाइज करिए, देखिए कि बजट कैसा है, उससे बजट के बारे में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस दिन आपको बाइंग एंड सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो उसको बखूबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट के दिन अगर मार्केट काफ़ी गिरता है तो वहाँ से बाइंग भी मिलती है, तो उन चुनिंदा स्टॉक को पिकअप करिए जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी नंबर ऑफ स्टॉक का तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की मिलती है, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी मैंने जो बताया कि अपॉर्चुनिटी हमें कम मिलती है, ठीक है, पार्डन माय स्पेलिंग, ठीक है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको कम मिलती है, ठीक है, लेस। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप डेरिवेटिव डेटा को अगर आप देख रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको बाकी स्टॉक में नहीं मिल रही, लेकिन डेरिवेटिव्स डेटा क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे रिजल्ट उसके अच्छे आने वाले हैं या अच्छा आ सकता है, तो उनमें अगर मैं डेरिवेटिव डेटा को रीड करूँ कि जो कि एक बुलिश मुझे दिख रहा है, तो मैं उसमें आसानी से कर सकता हूँ, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिल सकती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव डेटा के तहत भी हम उसमें ले सकते हैं। चलिए, तो इसका सबसे बड़ा समाधान हमारा जो टूल है जिसका नाम है प्राइस वाई परसेंटाइल, जिसको मैं रीड करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब प्राइस वाई परसेंटाइल जो टूल है उसमें आपको दो डेटा आपको मिलेगा, एक मिलेगा प्राइस परसेंटाइल, दूसरा आपको मिलेगा ओवाई परसेंटाइल, ठीक है। तो जो प्राइस परसेंटाइल है ये बताता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी देखिए
प्राइस क्या करता है कि ये क्लोजिंग है, यहाँ से नीचे ये क्लोजिंग है, ये नीचे क्लोजिंग है, ये नीचे क्लोजिंग, ऐसे करके नीचे नीचे आता है। तो ये जो लेवल है इसका एक एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, अगर मान लीजिए इन तीनों का एवरेज अगर यहाँ पे बनता है और यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल आपको बताता है कि 90 के ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से इस तरीके का ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बाय कर सकता हूँ, राइट। अभी जो OI परसेंटाइल है ये लोगों का इंटरेस्ट बताता है कि कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है उस प्राइस को ऊपर रखने में या नीचे रखने में। जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ प्राइस परसेंटाइल को फॉलो करें तो आपको, मैं कहूँगा कि हमेशा बड़ा मूव नहीं मिल सकता, लेकिन कई बार बड़ा मूव मिलता है। लेकिन अगर OI परसेंटाइल साथ में यहाँ पर जो OI परसेंटाइल है साथ में अगर 90s को क्रॉस करता है या फिर कुछ दिनों बाद अगर उसको क्रॉस करता है तो तब आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, तो आपको एक बुलिश व्यू अच्छा सा मिल सकता है ऊपर की, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस परसेंटाइल आप देखोगे, अगर ये 20 के नीचे जाता है तो वहां पर आपको डाउन साइड में वहां पर डायरेक्शन मिलता है कि बाजार में जो पर्टिकुलर स्टॉक है नीचे रह सकता है, तो उसमें हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं कैश में बाय करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव्स में बाय करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं एप्लीकेशन पे और वहाँ पर देखते हैं कि वो टूल किस तरीके से काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन पे गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जाते हैं एनालाइज में और प्राइस एंड वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम एनालाइज सॉरी प्राइस OI परसेंटाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये जो लुक बैक पीरियड है पूरे 6 मंथ्स का दिया, 180 डेज का, और उसमें ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि प्राइस परसेंटाइल एक पर्टिकुलर स्टॉक का कैसा चल रहा है और बाकी OI परसेंटाइल कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्टॉक को पिकअप करना है, तो मतलब मुझे देखना है कि कौन से स्टॉक अभी 90 के ऊपर जा सकते हैं या गए हैं, और साथ ही साथ में अगर OI परसेंटाइल के साथ में गया है तो वो स्टॉक को मुझे पहले पिकअप करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय सिंबल की जगह मैं प्राइस परसेंटाइल ले सकता हूँ, राइट। तो प्राइस परसेंटाइल करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर गया है। लेकिन अभी जैसे जो बिगनर है, जिन्होंने कभी ये टूल को यूज नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उनको दोनों डेटा को अलाइन करना, मतलब OI परसेंटाइल भी और प्राइस भी। तो मैं पर फिल्टर OI परसेंटाइल से करूंगा और उसमें मैं देखूंगा कि 90 के ऊपर कौन सा OI परसेंटाइल है, और साथ ही साथ में मुझे बाय करना है तो कौन सा जो स्टॉक है वो 90 के ऊपर क्रॉस किया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो है यहाँ पर दिख रहा है कि OI परसेंटाइल 90 के ऊपर है, लेकिन सारे स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस परसेंटाइल उनका 20 के नीचे है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 20 के नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड रहता है, तो सब में देखिए डाउन ट्रेंड है, कहीं पर भी अप ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा, कहीं पर भी मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 90 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो जैसे मैं डाउन ट्रेंड मैंने आपको दिखाया था, तो चलिए मैं ये बैंक का मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बैंक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो देखिए ये 20 के नीचे है तो पूरा डाउन ट्रेंड है। अभी आप देख सकते हो 20 के नीचे ये कब गया था, यहाँ पर दिख रहा है, ये 7 नवंबर को गया था, तो 605 इसका प्राइस था, ठीक है, 605 इसका प्राइस था, और लो इसने 550 548 का बनाया था, राइट। अभी अगर उसके पहले मैं देखूंगा कि कहाँ पर इसने 90 क्रॉस किया था, जहाँ से वो काफ़ी ऊपर गया था, तो हमें वो चेक करना है। लेकिन साथ ही साथ में मुझे OI को भी देखना है कि OI भी साथ में गया था कि नहीं, तो यहाँ पर मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे स्टॉक को देखते हैं, जैसे औरो फार्मा है, ये भी पूरा डाउन साइड है, तो मुझे देखना है कि कौन से जो स्टॉक है जो 90 के ऊपर गए थे, जहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर दिखाया है। जैसे अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने, ओके जस्ट मिनट, ये रहा, ठीक है। तो अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर दिखाया था कि 94 यहाँ पर इसका प्राइस परसेंट 94 हो गया था, 84 से डायरेक्टली 1138 उसका प्राइस चल रहा था, वहाँ से देख सकते हो कि पूरा बढ़ के 1170 1200 1239, फिर आप देख सकते हो आगे 1300 भी यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्राइस परसेंटाइल को देख कर लेते हो तो भी ठीक है, बट अगर OI को साथ में अगर कंसिडर कर रहे हो तभी आपके लिए बेटर पड़ता है, क्योंकि आपको एक मूव अच्छा खासा मिलता है। अभी उसमें आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत रेयर मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं पर कंडीशन बनी नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि कब जो OI और प्राइस दोनों साथ में थे, तब जाके मुझे मूव यहाँ पर देखना है कि एक बड़ा मूव मुझे मिला था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि जब यहाँ पर 90 क्रॉस किया गया था, तो देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से मूव किया था, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए, पहले आप देख सकते हो 11 जुलाई का डेटा है, ये 87 प्राइस परसेंटाइल था और OI 99 था। फिर 12 को इन्होंने 91 यहाँ पर बना और ये 99, और 6987 इसका प्राइस था।
वहाँ से देख सकते हो 7200, 7300, 7900 भी गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट का मूव मिला है। मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज जाऊँ तो यहाँ पर आपको 10% से ज़्यादा का बड़ा मूव मिला है। तो अगर आप ओआई और उस दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको मूव जल्दी मिल सकता है, आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फिर प्राइस परसेंटाइल से जाते हो तो हो सकता है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले। ओके, तो ये था सेशन कि जिसमें हमने देखा कि अगर मुझे इक्विटी में कैश में अगर बाय करना है तो किस तरीके से मैं टूल को यूज़ कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं डेटा को रीड कर सकता हूँ। ओके, सो जुड़े रहिएगा, जाएगा नहीं। अभी यहाँ पर ज्योति जी आएंगे और कुछ मार्केट न्यूज़ में आपको न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बात करेगी, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर मैं कुछ और इनसाइट्स के बारे में बात करूंगा, जहाँ पर मैं कुछ और तरीके बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजवा साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।